प्लीज। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा, आपकी बात। उपसभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र में एक अवसर होता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम एक आम सहमति की ओर संवाद को स्थापित करें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो देश की तस्वीर दी गई है, वह तस्वीर यदि यथार्थ पर नहीं है तो आप उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ को भी झुठलाने का काम जब करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष मिस इन्फॉर्मेशन से उसका अपग्रेडेशन हो गया है डिस इन्फॉर्मेशन पर। सदन में बैठकर आप देश के लोगों को बरगलाने का काम ना कीजिए। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय आनंद शर्मा जी ने, उसके पहले विपक्ष के नेता खड़से जी ने, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने अमृत महोत्सव की चर्चा करते हुए देश के कुछ महापुरुषों का नाम लिया और हम पे कहा कि अब आपको याद आ रहे हैं। तो मैं इतिहास के उन पिटारों को खोलना चाहता हूं जिन पिटारों को मार्क्सवादी नेहरूवादी इतिहासकारों ने बंद करके रखा था। उपसभापति महोदय, 10 मार्च 1965 का दिन था। लोकसभा में एच.बी. कामत, प्रकाशवीर शास्त्री दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य थे। उन सहित 16 सदस्यों ने एक सवाल खड़ा किया। यह सवाल देश को जानना चाहिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। चूंकि जो हेजेमनी हिस्ट्री में स्थापित की गई थी, उसका काउंटर हेजेमनी रचनात्मक रूप से कैसे शुरू हो रहा है, यह इसका दास्तान बताता है। 10 मार्च 1965 के 16 सदस्यों के सवाल में था कि देश की राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू को लगाने के लिए सरकार ने क्या फैसला किया है। उस वक्त के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि हमने महात्मा गांधी के स्टैच्यू को लगाने का फैसला किया। एन.जी. रंगा जी, हम सब जानते हैं कि संसदीय जनतंत्र में और स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या महत्व रहा है। एन.जी. रंगा जी उस पर उठे। उन्होंने जो 3 पंक्ति कहा, वह देश को सुनना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर नेम? It is so unspeakable that the honorable minister is not prepared to mouth it. वो दूसरे नाम के बारे में क्या है? क्या वह नाम बोलने लायक भी नहीं है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस नाम को ले भी नहीं रहे? और अंतिम पंक्ति जो उन्होंने कही, जिस पंक्ति का उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2022 को दिया। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द बिग आइडिया? सरकार से पूछा कि बोस का नाम नहीं लेने के पीछे बड़े विचार क्या हैं। एक और बात कही आनंद शर्मा जी ने भी कही थी कि सुभाष चंद्र बोस 2 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में जीत कर आए, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में जीत कर गए। तो एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इतिहास दुधारी तलवार होती है। यदि इतिहास के साथ आप चलते हैं, यथार्थ के साथ चलते हैं, तो इतिहास आपको संबल देता है। यदि इतिहास को आप झुठलाते हैं, दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, तो इतिहास आपके खिलाफ ही हथियार बन जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया जो पुणे से प्रकाशित होती थी, जिसको शुरू गोखले जी ने किया था, उस अखबार को मैं कोट करता हूं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस बीमारी के बावजूद पहुंचे। उनकी बहुत बीमारी थी, अस्पताल में भर्ती थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया ने लिखा कि उनको मंच पर जाने से एक बड़ी संख्या के डेलीगेट्स ने रोका। क्या कहकर रोका? रोकना महत्वपूर्ण नहीं था। उपसभापति महोदय, इतिहास की ऐसी घटना है जो इतिहास की पुस्तकों में आना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। उन डेलीगेट्स ने पूछा कि ये 104 डिग्री फीवर की जो बात कही जाए, ये झूठ है। और मुंबई के उसमें के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर थे।
डेलीगेट्स के डिमांड पर सुभाष चंद्र बोस के डेलीगेट्स के सामने उसकी बुखार को चेक किया गया, फीवर चेक किया गया, और जब उन्होंने घोषणा की स्टेज से कि सुभाष चंद्र बोस को 104 डिग्री फीवर है, तब स्टेज पर गए। जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं, मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि त्रिपुरी कांग्रेस में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन 23 जनवरी 2022 को जब इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, तो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है। हम किसी के इतिहास में किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं, और यह सर्वसमावेशी आपको पसंद नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं जर्मनी की एक घटना बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि बिस्मार्क पर्सिया के थे और जर्मनी के फादर माने जाते, फाउंडर ऑफ जर्मनी माने जाते। 1898 में बिस्मार्क की मृत्यु होती है, जुलाई 1898 में। बिस्मार्क को स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया गया। उनके टॉम पर जो पंक्ति लिखी गई, बिस्मार्क अ लॉयल जर्मन सर्वेंट ऑफ केजर विल्हेम I, नॉट 2। जब देश का समाज विखंडित होता है, फ्रैक्चर्ड होता है, तो हमारे महापुरुष भी बट जाते हैं। यही कारण है कि जिस सरदार पटेल की मूर्ति को, स्टैच्यू को जब गुजरात में लगाया गया, तब आपको लगा कि आप हमारे महापुरुषों को छीन रहे हैं। मैं किसी के महापुरुष को नहीं छीन रहा। हम भारतीय जनता पार्टी और आप कांग्रेस हो सकते हैं, देश हम दोनों का है, महापुरुष हम सबके हैं। हम जाति, धर्म, भाषा और दल के आधार पर महापुरुषों को नहीं बांटते। तो ये बिस्मार्क की जो प्रवृत्ति भारत के इतिहास में आई है, जो विल्हेम सेकेंड ने बिस्मार्क के साथ किया, वो आपने सिर्फ बिस्मार्क के साथ नहीं, वो तो आपने अपने ही बीच के उन लोगों के साथ किया, चाहे बोस हो या सरदार पटेल हो। उपसभापति महोदय, मैं उस घटना की याद दूसरी बार सदन में दिला रहा हूं। पहली बार मैं बोला था, लेकिन बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज इस सदन को मैं बताना चाहता हूं। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी थे। 1930 में उनकी मृत्यु हुई। लंदन से पेरिस, पेरिस से जेनेवा गए, चूंकि साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के कारण साम्राज्यवादियों उनका पीछा करते रहे। जब वे जेनेवा में उनका निधन हुआ, तो अपने निधन से पहले उन्होंने एक विल लिखा था, अपनी इच्छा पत्र लिखी थी कि मेरी मृत्यु के बाद और भारत के स्वतंत्र होने के बाद मेरे अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। 1930 में देहावसान हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ। उनके अस्थि भस्म को लाने की काम किसने किया? वर्तमान प्रधानमंत्री या तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में जेनेवा से उनके अस्थि भस्म को लाने का काम किया। इसलिए मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव मनाना हमारा कर्मकांड नहीं है। हम इतिहास को जीवित कर रहे हैं, इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे हैं, इतिहास को सर्वसमावेशी बना रहे हैं। आपने जो इतिहास लिखी, उसके बारे में गीतांजलि में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा था, उन 4 पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहता हूं और आप समझ जाएं कि वो पंक्तियां किन के लिए है और क्यों है। अपने झूठे महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूं। अपनी ही परिक्रमा करते करते मैं प्रति क्षण जर्जर होता जाता हूं। इस इतिहास के कारण कौन जर्जर हो रहा है, कौन अपनी परिक्रमा करता रहा इतिहास में। आज हम इतिहास को बदल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मनाकर उस आधिपत्यवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। उपसभापति महोदय, विपक्ष एक बड़ी बातें करने के लिए आगे आया। हम पर लोकतंत्र पर प्रहार करने का बार बार आरोप लगता रहा। इस लोकतंत्र पर प्रहार करने की बात जो करते हैं, वे सत्ता में दशकों तक रहे। उनके एक एक नमूना सभी दशकों का मैं देना चाहता हूं।
पहले तो मैं 1970 के दशक का नमूना देता हूं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो लॉर्ड लिलिंगथो थे इस देश में। तब सिर्फ 60,838 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। और जब आपातकाल लागू हुआ तो मीसा के अंतर्गत, सिर्फ मीसा के अंतर्गत 36,039 लोगों को, 36,039 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मीसा के अंतर्गत पूरे देश से 2 लाख लोग गिरफ्तार हुए। उस समय भवानी प्रसाद मिश्र जी एक बहुत बड़े कवि हैं जिनकी प्रतिष्ठा है, किसी विचार और दल से जुड़े हुए नहीं हैं। उनका विचार और दल लोकतंत्र था। उन्होंने एक कविता लिखी थी, कविता सुन लीजिए, कविता का अर्थ आप समझ जाएंगे। बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने तय किया सारे उड़ान उड़ने वाले, उनके ढंग से उड़े, रुके खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण देखते हैं अगुनिया में। ये अगुनिये 4 सरताज हो गए, इनके नौकर चील गीदर बाज हो गए। एक भारत के साहित्यकार ने आपातकाल की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए जो कहा, वो चील गीदर बाज किसे कहा, वे 4 कौवे काले कौवे किसे कहा, इतिहास में अपना आत्मालोचन कीजिए। आपातकाल से पहले 70 से के बाद 80 के दशक में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए। उनके प्रति मेरा आदर का भाव है, लेकिन 1988 में एंटी डिफेमेशन बिल लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? पूरा देश, उपसभापति महोदय, आप समाजवादी विचारधारा से आते हैं, आप एक समाज के एक बड़े स्तंभ के रूप में आपने अपने जीवन में काम किया। संभवतः 1988 में आपने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उठाई ही होगी। इस देश एक साथ खड़ा हो गया। एंटी डिफेमेशन लॉ के द्वारा हिंदुस्तान के तमाम प्रेस को एक पिंजरे में बंद करने की साजिश थी। उसी दौरान बिहार में मुख्यमंत्री जब जगन्नाथ मिश्रा जी थे तो उन्होंने बिहार प्रेस बिल लाने का काम किया। दोनों को भारत की जनता ने अपनी ताकत से बाध्य कर दिया सरकार को वापस लेने के लिए। 80 के दशक के पहले, 60 के दशक में जब आप थे, गौहत्या विरोधी आंदोलन चल रहा। गौहत्या विरोधी आंदोलन के समय में शंकराचार्य स्वामी, प्लीज सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी, माननीय एलओपी। इंटरफेयर नहीं होना चाहता था, प्लीज। मैं इंटरफेयर नहीं होना चाहता था, तो मैं ये सुनना चाहता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर वो रोशनी डालेंगे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ के ये सेमिनार में बोले जैसा यहाँ बोलेंगे। उसके लिए हम उत्तर देंगे अलग से। और आपने ये क्या किया है, आपकी सरकार क्या की है, उसके बारे में बोलिए। जहां तक आपने वल्लभ भाई पटेल की बात की, सबसे पहले अगर स्टैचू लगाई, हम गुलबर्ग में लगाई है, पूछिए यहाँ पर। सुनिए, देखिए सर, अगर व्यक्तिगत जाएंगे, अगर बहुत इनको ध्यान है तो हमारे कहीं अगर कॉन्फ्रेंस होते हैं तो उस सेमिनार में बुलाएंगे इनको, वहां पर ये अपना लेक्चर दें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बोलते वक्त आप ध्यान रखें और एक दूसरे को धैर्य से सुने और वैसा ही बोलें जो एक दूसरे की बात सुनने का आप में क्षमता है। प्लीज देखिए, प्लीज उपसभापति महोदय, राकेश जी, मैंने 50 और 60 के दशकों का लोकसभा और राज्यसभा का पूरा विमर्श पढ़ा है। एक से एक आलोचनाएं हुई है, किसी ने एक पर आवाज नहीं उठाई है। संसदीय जनतंत्र में सदस्य को अपने अनुसार बोलने का मौका, अवसर होता है। कृपया उसका गला मत घोटिए। आपको आदत है संसदीय जनतंत्र का गला घोटने का, सदन से बाहर और सदन के भीतर।